नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। मुझे लगता है कि सावन के इस महीने में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और देश और दुनिया में बदलती हुई राजनीति में तो कई चीजें उतार-चढ़ाव होते रहे। लेकिन इसके बीच में हमारा बिहार या हमारे बिहार की सियासत या हमारे बिहार का तंत्र, हमारे बिहार का समाज, वो किस तरह से बदला है और किस तरह की चीजें वहाँ बिहार में नित नई घटना होती रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ उसमें नवीनता हम लोगों के सामने में है। एक नवीनता जो मुझे देखने को मिली अभी कोई नई चीज़ें, तो मुझे लगा कि मैं बरसों बाद एक नई चीज़ जो देखा, वो हमारे अभयानंद जी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। फॉर्मर डीजीपी बिहार, एक शिक्षक, एक बिहार का हम कह सकते हैं कि एक आइडल और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार की इस नई पीढ़ी का एक मार्गदर्शक। हमारे साथ अनीता है, बिहार से चल के दिल्ली में अपने को स्ट्रगल करके एक कद्दावर जर्नलिस्ट के रूप में साबित किया है। हमारे साथ मैं नाम भूल रहा हूँ, सिरजिला चौधरी मैडम का मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। लेकिन उन्होंने अपने साहित्य, अपने समाज की स्थिति और उन सब चीज़ों को लेके गांधीवादी प्रखर साहित्यकार के रूप में अपनी भूमिका में रही है। हमारे साथ अभी रितु जायसवाल जुड़ने वाली है और एक कुशल राजनीतिक के रूप में ग्राम स्वराज अभियान को लेके उन्होंने एक अच्छा अपना एक रोल मॉडल दिया है, जहां वो काम कर रही है, जिस भूमिका में काम कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे आज जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा है इसकी चर्चा करने में, तो हमें ये बार-बार सुनने को मिलता है जब कभी हम लोग जाते हैं, चाहे चुनाव कवरेज के दौरान या फिर अपने ही कोई सामाजिक, पारिवारिक किसी कारणों से बिहार जाना होता है, तो लोगों में ये चर्चा होती है कि बिहार के लोग राजनीति के रूप से बहुत परिपक्व हैं। तो मुझे इस बात का ताज्जुब लगता है कि क्या बिहार में सचमुच में राजनीति के मामले में लोग परिपक्व हैं? और आज मैं जब जब देखता हूँ कि अभी एक स्वराज अभियान के नाम से प्रशांत किशोर भी अपना अभियान चलाने के लिए बिहार गए हैं, तो उन्होंने भी मैंने देखा कि ये कॉम्प्लीमेंट लोगों में बांट रहे हैं कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से इतनी अच्छी सूझ समझ वाला राज्य है, जो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि अगर ये राजनीति के रूप से बिहार में इतनी अच्छी समझ सूझबूझ होती, तो शायद ये देश के सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में अभी आजादी के 75 साल में अपने रिकॉर्ड पे नहीं होता। बिहार का भी अपना जो एक बैकग्राउंड रहा है, उसकी अपनी जो विरासत रही है, उसके अपने जो इतिहास रहे हैं और बिहार में जो कर्मठ काम करने वाले, श्रम दान करने वाले इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे लोग जो है, उसके बीच में अगर पूरा बिहार की अभी जब बात होती है, तो पूरे देश में सबसे पिछड़ा राज्य, इवन कि उड़ीसा और झारखंड से भी, मैं नया डेटा बता रहा हूँ। तो अगर ये सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, तो क्या ये इसमें शर्म होनी चाहिए कि क्या राजनीति के रूप में हम सबसे परिपक्व बिहार है क्या? चलिए इस चर्चा के बीच में हम सीधे अभयानंद जी को जो आज जोड़ने का हमको सुअवसर मिला है और हम इनसे जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे थोड़ी सी एक रे ऑफ होप जो दिखी है, जो अभयानंद जी एक अपने बियॉन्ड अभयानंद के नाम से अभी आए हैं मार्केट में। एक नई रचना है अभयानंद को समझने के लिए, बिहार को समझने के लिए कि इस बिहार में जो स्टैंड स्टिल है पिछले 30-40 वर्षों से, जो कोई एक मूव नहीं कर पाया, कोई एक रास्ता नहीं दिखा पाया, एक इंडिविजुअल लेके इस बियॉन्ड बिहार में बियॉन्ड अभयानंद कैसे आए हैं? अभयानंद जी, मेरा सीधा सवाल है कि एक अभयानंद में कितने अभयानंद है? ये तो जो दूसरे लोग हैं हमको जज करेंगे वही बता सकते हैं। मैं अपने आप को तो स्वयं नहीं जज कर सकता हूँ। लेकिन एक करेक्शन है कि जो पुस्तक की चर्चा आपने की है उसका नाम अनबाउंडेड है, बियॉन्ड सॉरी, नहीं है, अनबॉन्डेड, हाँ। ये अनबाउंडेड सॉरी, है। मैं माफी चाहूंगा, हाँ मैं स्लिप कर गया था। असीमित। उसकी उसकी अपरिमित, अगर सही उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो अपरिमित है। ये उसका मुख्य टाइटल हाँ। है। और एक सब टाइटल है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, पुलिस, फिजिक्स एंड सुपर 30। तो इतने मुख्य, आई वुड से, सब्जेक्ट हैं, किरदार हैं
इस किताब के, और उनके बारे में मैंने जो अपना तजुर्बा जिंदगी में हासिल किया है उसको लिखा है। ये तो मेरी किताब की बात है। अ, आपका आपकी जो चर्चा आज होने वाली है उस पर अगर आप प्रश्न शुरू करें तो मैं उत्तर जिस हद तक सर संभव मैं है। मेरा मेरा सीधा, एक तो मैं माफी चाहूंगा, मैं उसको स्पेल गलत कर गया था, अनबॉन्डेड बिहार का। मेरा अट्रैक्शन उस अनबॉन्डेड बिहार का वो कवर पेज देख के और उसके थोड़ी बड़ी जानकारी लेके ये लगा कि ये अनबॉन्डेड तो बिहार का अपना कल्चर रहा है। ये अनबॉन्डेड तो हमारे बिहार का यूएसपी है। और ये बिहार को कोई एक सीमा में, जब आपने एक बिहार को एक, आपने कहा ना असीमित, तो असीमित अभ्यानंद में कई अभ्यानंद जैसे हैं। तो एक एज ए पुलिस ऑफिसर, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक शिक्षक, एक सुपर 30 मॉडल के रूप में बिहार के गुरु का मार्गदर्शक। तो ये अनबॉन्डेड बिहार में एक अनबॉन्डेड अभ्यानंद का एक व्यक्तिगत एक इमेज है। मेरा सवाल ये है सर कि ये अनबॉन्डेड बिहार में आखिर ये क्या हो गया, जब आप कहते हैं कि राजनीति में और बिहार के प्रजातंत्र के दोनों के रूप में आपने कई इंस्टेंस दिखाया है, तो ये भटकाव कहां से आ गया इस अनबॉन्डेड बिहार में कि ये अनबॉन्डेड बिहार जो है ये असीमित बिहार न होके एक संकुचित बिहार में बट गया। जिस सोच से मैंने ये किताब लिखी थी वो मुख्यतः आधारित है इस बात पर कि आप जिस क्षेत्र में रहें, पुलिस में रहें, जुडिशरी में रहें, राजनीति में रहें, शिक्षण में रहें, जिस क्षेत्र में रहें, तो समाज अपने नियमों के साथ एक बंधन बनाती है चारों तरफ। बिना बंधन के तो कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। मैंने ये देखा कि इस बंधन को तोड़ना तो नहीं चाहिए, आ, लेकिन उसकी सीमाओं को अगर हम थोड़ा फैलाएं, जहाँ पर अकल और बुद्धि की आवश्यकता हो वहाँ अकल बुद्धि लगाया जाए। ताकत से नहीं फैल सकती है सीमाएं, लेकिन अकल बुद्धि से फैलाई जा सकती है, जिसका जिक्र मैंने किया है कई इंस्टेंसेस में। उसी को मैं प्रयोग करता हूँ। जो मेरा हम्म। प्रयास था वही मेरा प्रयोग था। तो उससे मैंने देखा कि बिना सीमा को तोड़े हुए भी कार्रवाई की जा सकती है और उससे समाज का हित होता है। तो ये जो 37 साल की जिंदगी और उसके पहले जब मैं फिजिक्स का एक अच्छा ही विद्यार्थी रहा था, तो फिजिक्स भी वही है, फिजिकल लॉज हैं, उससे आदमी घिरा रहता है, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो वहां भी मैंने देखा कि उनकी सीमाओं में अगर जकड़ के नहीं रहा जाए, उसको फैलाया जाए, तो कई समस्याओं का निदान हो जाता है। इसी जो मेरे मन में जो बातें आते रहीं और इसको मैंने यूज किया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ, उससे जो निचोड़ निकला उसको मैंने किताब के रूप में रख दिया है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछने के बाद भी हम अपने दूसरे मेहमान के पास जाएंगे, क्योंकि मुझे उसमें एक लीड मिलेगा। आपने लिखा है, अभी थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था आपके ही पोस्ट पे, कि आपने लिखा था कि सिर्फ चुनाव तक जो है बिहार में प्रजातंत्र दिखता है, या चुनाव के दौरान ही प्रजातंत्र दिखता है, और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति दिखने लगती है। तो क्या बिहार में प्रजातंत्र सिर्फ चुनाव तक है, और चुनाव के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है एज ए डायरेक्टर जनरल पुलिस, उसके बाद चाहे कोई भी अफसर हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सबको उसी राजनीति से सामना करना पड़ता है? जो मैंने लिखा था वो अपने तजुर्बे से ही लिखा था। ये मैं अभी भी कह सकता हूँ कि प्रजातंत्र मतलब प्रजा की जो कार्यशैली है या प्रजा जो कार्य करती है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बहुत विगरसली दिखता है इलेक्शंस के दौरान। हर पार्टी जनता को अप्रोच करती है, जनता से आग्रह करती है कि आप मुझे वोट दीजिए, और जनता का भी वैल्यू उतने ही दिनों तक रहता है। वो जो 2 महीना
प्री इलेक्शन कैंपेन होता है, उसके बाद जनता चली जाती है ठंडे बस्ते में और राजनीति के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जिस पार्टी के हों। फिर बीच बीच में जनता भी उसमें आना चाहती है, लेकिन उनके लिए स्कोप कम ही रहता है वहाँ। ये मैंने लिखा था अपने पोस्ट पर, ये बात जो फील हमने किया 37 साल नौकरी करके और 7-8 साल रिटायरमेंट के बाद भी। ये विजुअली मुझे लगता है कि आप अगर गौर करेंगे, आप आई ड्रॉ योर अटेंशन, इलेक्शन का जो कैंपेन होता है वो करीब 1.5 महीने का होता है, और जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होता है, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उस दिन का विजुअल इमेजेस देखिए, जनता से कैमरा हटता है और जिस पार्टी की जीत होते रहती है उस पार्टी में कैमरा पहुंच जाता है। और वहां पर ढोल नगाड़ा, वो जो ढोल नगाड़ा बजाते हैं वो बेसिकली उनके जो कार्यकर्ता। कार्यकर्ता हाँ रहते हाँ हैं। जनता नहीं है, हाँ। कार्यकर्ता लोगों को मैं जनता नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल। फिर जनता तो पूरा सर। इसके पहले का आप देखिएगा, एकदम हाँ असेंबली के सामने अरेंज है, पब्लिक है, एक तरफ ये पार्टी एक तरफ वो पार्टी, पूरा मीडिया के लोग भी सवाल पूछते रहेंगे एक दूसरे से। तो ये लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है जनता का। एंड द डे इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग पूरा कैमरा शिफ्ट कर जाता है पार्टी के ऑफिस में, जो पार्टी खास करके तब जीत वो रही प्रजातंत्र का असली चेहरा सामने में आ जाता है। उसके है। बाद एकदम जो है, सर मैं वहां से आपके राजनीति पास, शुरू हो जाती है। हाँ आपके पास मैं दोबारा लौटता हूँ। अपने नए मेहमान सुजाता जी हैं हमारे, और सुजाता जी गांधीवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारी बुकें लिखी हैं, बिहार की हैं, बिहार को अच्छी तरह से जानती हैं। तो मैं ये सवाल सुजाता जी से पूछना चाहूंगा कि सुजाता जी, हमारे बिहार के बारे में जो कहा जाता है कि हम गांधी जी भी पहला अगर राजनीतिक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो बिहार से ही किया था, जो आप अपने संदर्भ में भी चंपारण से लेके आए थे उस भितरवा गांव का। तो बिहार एक एक्सपेरिमेंट की जगह थी। यहाँ एक्सपेरिमेंट तो बहुत हुए राजनीति के, पॉलिसी को लेके और सत्ता के पहुंचने तक को लेके बहुत सारे, जेपी तक का एक्सपेरिमेंट है, लालू यादव से लेके नीतीश कुमार का भी एक्सपेरिमेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार जो है वो जात नीति से आगे नहीं बढ़ पाई? राजनीति कहने का वो छलावा है, जो अभ्यानंद जी ने कहा कि राजनीति, प्रजातंत्र जो है वो सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित है। आपका क्या इसमें टेक है मैम? जी नमस्कार। मैं आदरणीय अभ्यानंद जी को भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जब वो शपथ लेते हैं तो बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, लेकिन जब वो भी जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो जनता को स्वामी मानते हैं जब ओथ लेते हैं, और लेकिन उसके बाद पूरे जीवन काल में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो भी जनता के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि वो स्वामी हो और जनता उनकी सेवक से भी कोई नीचे की चीज हो। तो ये भी एक दुखद सत्य है। और जहाँ तक जातिवाद की बात है, तो जातिवाद हमें लगता है कि भारत के अधिकांश राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसमें जाति को लेकर जाति एक मेन फैक्टर होता है, चाहे वो हरियाणा हो या आंध्र प्रदेश हो, दक्षिण के भी राज्यों में भी वो एक फैक्टर्स है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तब बात और बिगड़ जाती है जब हम अपनी जाति के लोगों को मानते हैं कि वो कितना भी बड़ा बाहुबली हो, कितना भी बड़ा, जिसको हम एक बुरा शब्द है गुंडा, उसको भी प्रयोग करें, फिर भी हम उसको मानते हैं कि वो हमारे लिए सही है और हम उसकी तरफदारी करते हैं। तो ये जातीय विश्लेषण, जो जाति को लेकर, यदि हमारे जाति में अच्छे लोग हैं हम उनका समर्थन करते हैं, जो लोग एक तरह से थोड़ा क्षम्य है। लेकिन जब वो किसी असामाजिक तत्व को और ऐसे लोगों को जब बढ़ावा देते हैं तो वो जो जनता है वो भी अपने राज्य के बारे में नहीं सोचता है। तो जैसे कि श्री अभ्यानंद जी ने कहा कि एक दिन में माहौल बदल जाता है और मीडिया जो है वो
जनता से सीधे सत्ताधारी दल के पास पहुंच जाती है, और उसके बाद वो जो बेचारी जिनको कल तक भगवान बनाया जा रहा था, अब उनकी हैसियत 2 पैसे की भी नहीं होती है। तो इसका कारण कुछ न कुछ ऐसा है कि जो हमारी जनता है, हमें एक सजग नागरिक बनने का जो एक तैयारी होनी चाहिए, जो एक हमें प्रशिक्षण मिलना चाहिए। जैसे गांधी जी ने भी खुद कहा था कि मैं अगर इंग्लैंड नहीं जाता तो मैं एक नागरिक के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं मैं नहीं समझ पाता। मैं अधिकारों के बारे में इंग्लैंड गया तो जाना, यानी उन्होंने भी एक प्रशिक्षण लिया था और उसके आधार पर उन्होंने समझा कि जनता के क्या अधिकार हैं। तो हमें लगता है कि ये जो सारी बातें हमारे देश में हो रही है, उसके लिए हम जनता भी कहीं न कहीं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। जैसे 30+ और ये जो IIT के कोर्स में जो बच्चों को इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में बिहार के गरीब तबकों को जो मदद किया है और आगे बढ़ाया है, ये काबिले तारीफ है। लेकिन कोई ऐसा काम भी होता जो यहाँ के बिहार वासियों के एक ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं और हम उसका कैसे प्रयोग करें, और हम किन बातों पर अपने आप को फोकस करें जिससे कि हमारे राज्य में अच्छी गवर्नेंस आए। जैसे बहुत बढ़िया। हमने सुजाता जी, मैं आपके पास लौटता हूँ दोबारा। एक बार अनीता जी का एक परिचय भी कर लूं और अनीता जी से पहला एक बात ये ले लूं। अनीता जी, आप बहुत एक्टिव जर्नलिस्ट रही हैं और बिहार तो आपने काफी इलेक्शन से लेके सब चीज कवर किया है। हमने आज अपने शीर्षक में जो अनबॉन्डेड अभ्यानंद रखा है, उसके पीछे एक कारण ये भी है कि हम एक अनबॉन्डेड बिहार का हिस्सा रहे, जो एक प्राइड फीलिंग होती है हमें। तो इंडिविजुअल लेके अभ्यानंद जी की तरह और भी कई लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे उस अनबॉन्डेड बिहार का वो हिस्सा बन रहे हैं। उनकी सीमाएं वो अनंत सीमाएं की तरह बिहार को खोल के रखना चाहते हैं। जो एक संकुचित बिहार किसी कास्ट के फैक्टर पे या किसी क्षेत्र के फैक्टर से एक बड़ा बिहार के स्वरूप को दुनिया के सामने में ला रहे हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन आज अनीता जी आपके सामने में मैं कुछ अभी जो डेवलपमेंट नया है, अभी मैं देख रहा था, स्वराज अभियान के नाम से प्रशांत किशोर ने अभियान शुरू किया। वो लोगों में जा रहे हैं, वो लोगों में एक नया कैंपेन करके ये राजनीति के अभी जो करंट राजनीति है उसको दलदल बता के बिहार में एक नया वेव ला बने। आप कह सकते हैं केजरीवाल मॉडल बिहार में आ रहा है। उसी तरह से पहले एक मैडम थी पुष्पम प्रिया, उनको भी हम लोगों ने इलेक्शन में देखा है, वो भी एक वेव लाने की कोशिश कर रही थी। तो ये जो अनबॉन्डेड बिहार है, वहां आते आते ये सारी चीजें क्यों एकदम छोटे से खांचे में फिट होने के लिए तैयार हो जाती है? फॉर्मूला क्या है राजनीति का बिहार में, अनीता? तो देखिए, आप अनबॉन्डेड जब बोले तो हम अनडिवाइडेड बिहार से इस डिवाइडेड बिहार तक के उस सफर को देखे हुए हैं। बिहार वो भी था जब हम लोग बिना फोन किए लोगों के यहाँ जाते थे, खाना बन जाता था और खा के मस्ती में सुबह से शाम तक अपना वक्त बिताकर चले आते थे, और जो बातें होती थी उस वक्त में राजनीति की ही बातें होती थी कि भैया ये ऐसा है, वो ऐसा है, देखो इसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। बच्चा बच्चा उसमें घर का इन्वॉल्व होता था। तो बिहार की राजनीतिक समझ ऐसी थी। आप दिल्ली में नहीं देखेंगे कि जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो बच्चे पॉलिटिक्स और देश के स्थिति पे बातें करते हैं या राज्य की स्थिति पे बातें करते हैं, बल्कि वो आज जो ऑस्कर क्या कर रहा है या कौन सी इंग्लिश मूवी जो है अच्छी आई है या कौन सा मॉल में कौन सा कपड़ा अच्छा आया है, ये बातें करते हैं दिल्ली की समझ ये है और बिहार की समझ वो थी। बिहार कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो गया। ये बात जो अभयानंद जी बोल रहे थे कि हाँ बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो इलेक्शन से शुरू होकर मुख्यमंत्री चुने जाने तक खत्म हो जाती है। आजकल ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि लोग निराश हो गए हैं और लोग अब चुनाव करने में शायद अपनी विफलताओं, अपने जो उन्होंने चुनाव किए उन विफल सिलेक्शंस को देखकर कहीं ना कहीं उनके अंदर में मन जो है वो शायद दुखी हो गया है या कुंठित हो गया, या ऐसा लगता है एक तरह से बिहारियों के मन में ये भर भी दिया है। एक षड्यंत्र भी होता है कि इसको इतना कुंठित करके रखो कि बस
उतना ही दबा कुचला रहे। ये एक साजिश होता है। जैसे वामपंथी जो है वो साजिश करते हैं कि चाहे एंटी इंडिया फोर्सेज जो है वो साजिश करता है कि इंडिया कमजोर है, इंडिया वीक है। वैसे ही एक फोर्स हमारे देश में भी ये काम करता है कि बिहार कमजोर है, बिहार के लोग बुद्धू होते हैं, बुर्बक टाइप के ही होते हैं, अरे बुर्बक टाइप के ही होते हैं। यही ये जो परसेप्शन क्रिएट किया गया ना, उससे बिहारी को कहीं ना कहीं एक मन में कुंठा है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जहां भी जाऊंगा। लोग बोलते हैं कि अरे बिहारी भैया जी, आप दिल्ली में देखते होंगे, लेकिन वही दिल्ली के लोग जब किसी आईएएस के पास जाते हैं, आईपीएस के पास जाते हैं, वो बिहारी होता है तो उसको सलूट मारते हैं। लेकिन यहाँ पे बिहारियों में भी कमी है, वो आईएएस आईपीएस अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता है जब बिहारी, वो कैडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अनबॉन्डेड, अनगाइडेड और अनडिवाइडेड बिहार में आज जो डिवीजन हो चुका है, झारखंड और बिहार जो है बिहार में बट चुका है। उसके बाद दिलों के बंटवारे शुरू हुए, उसके बाद फैमिली में एक एकल फैमिली की शुरुआत हुई। हम लोग तो ज्वाइंट फैमिली के लोग हैं बिहार से। जब फुआ, चाचा, दादा सब एक साथ रहते थे और बातें होती थी, डिसिप्लिन होता था, लोग जब बड़े लोग जब बात करते थे तो उस गहराई को समझते हुए उसको उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए, ये फॉरवर्डनेस किस स्टेट में है कि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बुआ चाची सब बैठ के जब बातें कर रहे हो तो उसमें छोटा बच्चा जो है घर का वो भी पार्टिसिपेट करता है। लोग बिहारियों को जो इस तरह से बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ अपने स्टेट को देख लो कि जहाँ बच्चे तुम्हारे सामने बैठ नहीं सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं, साथ में टेबल पे खाना नहीं खा सकते हो, वो बिहारी को अगर बोल रहे हैं तो ये एक विडंबना है। लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है बिहार। जब बिहार तंग आ गया था तो उसने लालू को भी बदले थे और नीतीश को लेकर आए थे। नीतीश ने तब एक अच्छा काम किया, भले उन्होंने शिक्षा के स्तर को बिल्कुल ही गायब कर दिया बिहार से, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को के मामले में उन्होंने बताया कि अगर कोई गुंडाई करता है तो उसके खिलाफ कम से कम वो शांति, हमने देखा हुआ है कि सड़कों पे चलना कितना नामुमकिन सी बात थी, लेकिन नीतीश के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद में हम सड़क पे घूमते भी थे, रात के 12 बजे आइसक्रीम खाने भी आज लोग जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम, फिर इससे अच्छे काम की जरूरत आज बिहार को है और उसके लिए बिहार बदलाव का मन बना चुका है। बस एक नायाब लीडर की तलाश है। वो जिस दिन सामने आ जाएगा, प्रशांत किशोर जो स्वराज स्वराज करते रह जाएंगे। बिहार में जाकर अमित शाह जी भी जब डीएनए की बात किए थे तो लोगों ने नकार दिया था, लोगों ने बुरी तरह से नकार दिया था, जबकि उस समय परवान पे थी बीजेपी की जो मोदी की जो चाहते लोगों के अंदर में जो दिलों में पैठ था वो इतना गहरा था कि हर कोई क्रेजी था मोदी के लिए। लेकिन बिहार ने बोला कि ना, ये सब बात नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम आपको नहीं चुनेंगे। और बिहार ने वो रिस्क लेते हुए खामियाजा भुगता था कि हम बीजेपी को नहीं चुनकर लाएंगे। ये संदेश भी था कि बीजेपी अच्छे लीडर्स, अच्छे चेहरों के साथ, चाहे कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बाकी जो स्थानीय दल हैं, वो अगर आए तो एक सशक्त लीडर लेकर आए जिस बदलाव को बिहार की जनता देखना चाहती है। ठीक है, गुंडागर्दी से गुंडागर्दी खत्म होने तक का दौर बिहार ने देख लिया, अब और भी बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए बिहार के परसेप्शन की, बदलाव चाहिए बिहार के अंदर शिक्षा की। वो अगर जो उस व्यक्ति वैसा नजर आएगा उस दिन बिहार की राजनीति भी बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि बिहार में राजनीतिक समझ नहीं है। अनीता, आपने मुझे बहुत लाइन सब दिया है। मैं, अगर हमारे साथ अभ्यानंद जी जुड़े होंगे तो मैं सीधे उनसे पूछता हूँ। अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है और उस समय में पहली बार था कि अभ्यानंद जी उस समय में डीजीपी थे। अभ्यानंद जी जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? अभ्यानंद जी का शायद संपर्क टूट गया है। मैं कोशिश करता हूं दोबारा अभ्यानंद जी से जुड़ने का, लेकिन मैं आपके पास हो जाता, मैं आपके पास आता हूं। आपका जो बिहार को आपने भी कई वर्षों से इस करीब से देखा है, ये जो एक चेंज मेकर का जो एक रोल होता है, जैसे एक चेंज को लेके मैं आपको सीधे, जब मैं गांधी की बात कहता हूं, जयप्रकाश की बात कहता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों ने जो बिहार के नब्ज को समझते हुए ही बिहार से एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, अपने सत्याग्रह का, या जेपी ने अपने संपूर्ण क्रांति का। तो क्या ये क्रांति का अब बिहार भूमि नहीं रह गई है, या फिर वो चेंज मेकर का वो चेहरा बिहार में अब नहीं रह गया है? फर्क क्या है सुजाता जी?
दरअसल हम आज जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बात कर रहे हैं, ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैडम अनीता जी ने बताया कि नीतीश जी के जमाने में शिक्षा का स्तर काफी समाप्त हो गया है। मैं भी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती हूँ और हमारे 3 स्कूल्स हैं जो गांव में हैं और मैंने दलित बस्तियों में भी स्कूल खोला है और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सरकारी स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चों की क्या समस्या है। तो बिहार को अगर बनाना है तो ऐसा नहीं है कि कोई देवदूत अब आएंगे, चाहे वो गांधी के रूप में या जेपी के रूप में, जो बिहार को बदल देंगे। हमें लगता है कि हम आप जैसे बहुत सारे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में जो दिया जलाएंगे, जो मोमबत्ती जलाएंगे और उससे जो अंधकार दूर करने की कोशिश करेंगे, उससे जो बदलाव आएगा वही बिहार को बदल सकता है। ऐसा कोई रहनुमा नजर अभी तक तो नहीं आ रहा जो कि बिहार को एकदम से बदल दे। अब हम अपने नेताओं पे कितना विश्वास करें आज के दौर में, वो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। तो मुझे लगता है कि हर उन छोटी बिंदुओं पे जहां पर हम समाज के लोग कुछ कर सकते हैं, उस काम में बदलाव लाने की कोशिश करें। और जो लोग, जैसे इन्होंने कहा कि जो आईएएस और आईपीएस बन जाते हैं वो अपने को बिहार से ही अलग कर लेते हैं, जैसा अभी अनिता जी ने कहा, तो ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले भी अपने को बिहार से अलग कर लेते हैं, उन सारे लोगों को अभी बिहार के बारे में सोचने की जरूरत है और बिहार को में बदलने के लिए काम करने की जरूरत है। जैसे गांधी जी की बात है, जो गांधी जी ने सत्य के प्रयोग यहाँ किए, तो वो गांधी जी ने नहीं किया, यहाँ के राजकुमार शुक्ल जी जो यहाँ के एक ऐसे किसान थे जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके गांधी जी जैसे व्यक्ति को यहाँ लाने को मजबूर कर दिया और यहाँ पर रुकने को मजबूर किया, तो वो भी एक बिहारी ने किया और बिहार सुजाता मैम, संघर्ष सुजाता मैम, एक नई मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई है, रितु जायसवाल। जी। और हम अभी राजनीति में तो रितु जायसवाल जी आरजेडी के साथ में है, लेकिन बिहार में हम जैसे लोग जो छोटा मोटा पत्रकार रितु जायसवाल को जानता है, तो वो रितु जायसवाल को अभी भी एक रोल मॉडल के रूप में जानता है। वो रोल मॉडल एक ऐसा जो ग्राम स्वराज की हकीकत को मैंने जितना बिहार में देखा या मेरा भी जो अनुभव है, रितु जायसवाल वो एक मुखिया और एक सिंहवाहिनी ग्राम पंचायत की, उसने ये साबित किया है कि जो अनबॉन्डेड बिहार है उसके एक अनबॉन्डेड रितु जायसवाल भी है। एक रितु जायसवाल की कितनी भूमिका है, अपरिसीमित हम कह सकते हैं, जो उसको उन्होंने अपने एक छोटे से पंचायत में करके दिखाया है। इनको भारत सरकार की तरफ से उस समय में अवार्ड भी मिला था, शायद दिल्ली में भी हम लोग उस समय में कवर किया था। तो मुझे ये रितु जायसवाल से ये सवाल आज पूछने का मन था, इसलिए मैंने मैडम को आज रिक्वेस्ट किया था कि रितु जी मुझे ये बताइए कि इस बिहार में चेंज मेकर के रूप में आपने एक गांव में अपनी भूमिका को कोरोना के काल में भी ये साबित करके दिखाया, जहां पे आपके पंचायत का जो संसाधन था उसी को लेके आपने उस पंचायत के लोगों में इंगेज किया। बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना, उनको पूरी तरह से उनका सारा कुछ देखभाल कराना और उनके रोजी रोटी की भी व्यवस्था करना। तो एक मुखिया के रूप में, और वो भी एक दबंग मुखिया, जो मुझे लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपका 36 का आंकड़ा रहा था। जब मैं पढ़ता था तो अखबारों में लगता था कि रितु जायसवाल का सबसे ज्यादा फाइट वहां के एडमिनिस्ट्रेटर से ही रहा है। तो ये चेंज मेकर जो है बिहार का, एक संपूर्ण बिहार का क्यों नहीं हो सकता? वो एक बियॉन्ड रितु जायसवाल क्यों नहीं, ये अनबॉन्डेड रितु जायसवाल क्यों नहीं हो सकती? देखिए, एक चुनाव से उठकर, मतलब पंचायत से अलग एक कहते हैं, विधानसभा तो काफी बड़ा है, एक पंचायत का होता है मुखिया, और विधानसभा में 38 से 40 पंचायतें होती हैं। तो ऐसा नहीं था कि आपके काम करने के बदले मौका नहीं मिला, मौका मिला, लेकिन लोग कितने तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या ऐसा होता है कि एक पंचायत में चूंकि छोटा एरिया है, छोटी जगह है, तो लोगों को हमने उनके जो मुद्दे हैं, जो पूरे साल उनको तकलीफ होती है,
जैसे पीडीएस सिस्टम में राशन को लेकर के जो भ्रष्टाचार रहा, या आवास को लेकर के जो भ्रष्टाचार रहा, या और ऐसे जो उनके जेन्युइन जो मनरेगा के काम थे, वहां पर वो काम जो है वो लेबर ही करे, जेसीबी के द्वारा ना कराया जाए, ताकि उनके घर में चूल्हा जले, उनको पैसे उनको हक के मिले। तो वहां पर वो आसान था। अगर वो थोड़ा भटकते भी थे तो चूंकि वो जगह छोटी है, तो हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते थे कि आपका मूल मुद्दा क्या है। आपका मूल मुद्दा है कि आपके बच्चे चाहे वो सरकारी स्कूल में भी जा रहे हैं तो वहां पे उनको शिक्षा मिले, पढ़ाई वहां हो, सिर्फ ऐसा ना हो कि वो मिड डे मील के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो वहां पे क्या था कि हम लोग कंटिन्यूअसली मतलब लोगों को कहीं ना कहीं से समझा पाने में कामयाब थे कि आपकी जो जो रोज जिससे आपका सामना होता है, आपको रोज मजदूरी आपके हाथ में आनी चाहिए, रोजगार आपको मिले, शाम तक आपको पैसा आपके हाथों में आपके काम के बदले में आए, आपका बच्चा स्कूल जाए तो सिर्फ मिड डे मील के लिए ना जाए, शिक्षित होकर के वो लौटे। तो ये सारे जो मूल मुद्दे हैं उससे नहीं भटकना है। अभी आप देखेंगे कि 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें मूल मुद्दा क्या था? चुनाव कौन लड़ रहा था? चुनाव आप अगर देखेंगे तो चुनाव एक अलग ही फैक्टर पे चल रहा था। चुनाव है, अगर हम कहें तो साफ साफ जो कहते हैं, अगर हम विरोधाभास की बात नहीं भी करें, हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि हम विपक्ष में हैं, तो भी हम कहेंगे कि वो जो लड़ाई हुई थी वो पुलवामा हमले पे चुनाव जीता गया, या राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीता गया। मूल मुद्दा लोकसभा के चुनाव में नहीं था, ठीक है। और या इस तरह से जो हवाई बातें थी कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो सत्य से एकदम विपरीत, सत्य से बिल्कुल अलग, जो एकदम काल्पनिक दुनिया जो होती है ना, जो कि सच्चाई हो ही नहीं सकती है कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में जाएंगे, ऐसे सपने दिखा करके और उनको कहीं ना कहीं देश के नाम से उसको वो सारी की जो उनकी रोज की जरूरतें हैं उसको भुला करके देशभक्ति के नाम पर आप समझिए कि आप चुनाव जीत रहे हैं। तो वहां पर भटकने मतलब इस तरह से लोग भटक रहे थे, या जनता भटक जाती है। एक पंचायत में उनको कन्विंस कर पाना या उन पर एकदम से पकड़ बनाए रखना थोड़ा आसान होता है। तो शायद कहीं ना कहीं से ये वजह रही कि जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि नहीं रितु जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और राजनीति में आपके जैसे लोगों की जरूरत है। फिर जब राजनीति में हमारे जैसे लोग आ जाते हैं, तो वही लोग जो ये कहते हैं कि राजनीति में आपके जैसे लोगों की जरूरत है, उन्हीं लोगों की निगाहें बदल जाती हैं कि देखो ये इतना इसलिए कर रही थी कि इनको राजनीति में आना था। तो ये जो चेंज मेकर का जो प्रश्न होता है कि अरे जब ये गांव के लेवल पर एक चेंज मेकर साबित हो सकती है, तो विधानसभा वाइज क्यों नहीं हो सकती, लोकसभा वाइज क्यों नहीं हो सकती? नहीं होंगी, क्योंकि हम ही इतने कॉन्ट्राडक्टरी है ना कि एक तरफ हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, जो एग्जाम्पल सेट करे वैसे लोगों को आना चाहिए, और जब वैसे लोग भाई हम अच्छे लोग हैं, मैं मानती हूँ मैं अच्छी हूँ, मैंने अच्छा काम किया और मैं आ गई, तो क्या सुनने को मिला? रहे इनको तो बस इनका तो मकसद ही था कि किसी तरह राजनीति में आना। तो हाँ था, तो दिक्कत क्या है? आज के जो व्यवस्था है उसमें सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो राजनीति है, और सबसे खराब अगर कोई चीज है तो वो राजनीति है। तो हमें सबसे जरूरी वाली चीज अच्छी व्यवस्था निकालनी है। रितु जी, एक मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। मेरे साथ अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे संपादक भी रहे हैं, अरविंद जी जुड़ गए हैं, और मुझे लगता है कि अरविंद जी भी आपको जानते हैं, आपके संघर्ष को जानते हैं। आप दिल्ली से आप बिहार के सीतामढ़ी के उस एकदम उस अंचल में, उस बैकवर्ड सा एक जगह पे आप अपनी जगह कर्मभूमि को बनाया था, जहां मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की पढ़ी लिखी इतनी आपका पूरा फैमिली पूरा सेटल्ड, आपके हस्बैंड यहाँ आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, उस सब के बावजूद आपने गए, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है बिहार में, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जब एक चेंज मेकर की भूमिका बनाने गई थी रितु जी, तो आपको नहीं लगा होगा कि आपको किसी एक कास्ट ने आपको सपोर्ट किया था? रितु जायसवाल एक चेंज मेकर की भूमिका में थी, तो पूरे पंचायत के हर कास्ट से आज भी लोग रितु जायसवाल को उसी तरह से सपोर्ट करते हैं, जो आपके हस्बैंड भी अभी चुनाव जीत के आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये पूरे बिहार के पर्सपेक्टिव में एक बिहार का लीडर क्यों नहीं हो पाया? संपूर्ण बिहार में आप क्या मानते हैं आज कोई पूरे बिहार का नेतृत्व करने वाला लीडर है? अगर कास्ट को छोड़ दे, धर्म को छोड़ दे या रीजन को छोड़ दे, तो पूरे बिहार का कोई लीडर है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए लीडर तो है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि कितने तैयार हैं हम, जो हमारे वोटर से चुन के आने की व्यवस्था क्या है? डेमोक्रेसी है, वोट डालेंगे,
वोट के हिसाब से ही आप जीत करके आएंगे। आपको चुनने वाले लोग कौन है? मैंने अपने आप को एक चेंज मेकर के रूप में, ठीक है मैंने अपने काम किया, मैं आगे भी करने को इच्छुक थी, विधानसभा वाइज भी करती, लोकसभा वाइज भी करती, ठीक है, मुझे कोई कहने से परहेज नहीं है कि भाई मुझे राजनीति में नहीं जाना, मुझे राजनीति में जाना है। ठीक है, अगर राजनीति सबसे खराब है तो मुझे उसमें सबसे पहले जाना है, क्योंकि अगर खराब है तो अच्छा करने की आवश्यकता है। लोग कितने तैयार थे, एक पंचायत में तो मुझे सभी कास्ट के वोट मिले, मेरे जाति के खुद के सिर्फ 5 घर है। मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ कि जहाँ 13,000 की जनसंख्या, वहाँ 5 घर का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा 50 वोट हमारे हैं। वहां पर 2.5 मतलब इतने ज्यादा वोट आते हैं, 3,500 के करीब सिर्फ वोट्स आ जाते हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं से एक छोटे लेवल पे उनको समझा पाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर जब हम बड़े पैमाने पे बात जाते हैं तो कहीं ना कहीं से वहां तक हमारी पहुंच या पकड़ नहीं हो सकती, या फिर ऐसी चीज हो, ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल है। हमको लगता है कि जिस तरीके से और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, लोगों को कंटिन्यूअसली समझाने की जरूरत है कि जो हमारा मूल मुद्दा है, जो हमारी जरूरतें हैं, हम उस पर ही रहे। हम जो इमीडिएट आजकल तो कॉन्सेप्ट तो आ ही रहा है ना कि जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उस पर भी वोट मिल जाते हैं, राशन पे वोट मिल जाते हैं, तो डाइवर्ट कौन कर रहा है? जनता तो डाइवर्ट होने के लिए तैयार बैठी है, उसकी तो जरूरतें इतनी ज्यादा है, रोजगार नहीं है तो 5 किलो अनाज ही बहुत लगता है उसको बदलने के लिए। तो कौन भटकाने का काम कर रहा है? मूल मुद्दों से भटकाने का काम कौन कर रहा है? रितु जी, आप अभी जुड़े रहिए, हम लोग अभी हम आपसे बहुत कुछ अपनी जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे आपने जो काम किया है वो एक मिसाल है, और हम लोग समझना चाहेंगे, बिहार के लोग समझना चाहेंगे। मैं चूंकि अरविंद जी हमारे साथ में हैं, हम आपकी चर्चा को उनसे जोड़ते हुए मैं उनको बताना चाहूंगा कि अरविंद जी, ये रितु जायसवाल है, मैं आपको उनको बहुत रिक्वेस्ट करके आज हम लोग अपनी इस चर्चा में लाए थे। हमारी जो आज की चर्चा है, उस चर्चा में अभी बिहार में कई तरह के राजनीतिक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में अभी जैसे प्रशांत किशोर पहुंचे हैं, उनका भी एक स्वराज अभियान चल रहा है। वो भी कह रहे हैं लोगों से कि बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ तो देश में सबसे अच्छी है, लेकिन मैं मानता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, कि बिहार जाति नीति से आगे अभी तक बढ़ ही नहीं पाया है। तो जहां एक जो चेंज मेकर की जरूरत है, प्रशांत किशोर एक हो सकता है कि सेफोलॉजिस्ट हो, रणनीतिकार हो, बहुत कुछ है, लेकिन प्रशांत किशोर को एक चेंज मेकर के रूप में बिहार ने नहीं देखा है। रितु जायसवाल एक छोटे से गांव, एक सिंघानिया पंचायत सीतामढ़ी के उस इलाके से आके उन्होंने एक चेंज मेकर की अपनी पर्सनैलिटी को साबित किया है। तो अरविंद जी, बिहार में ऐसे चेंज मेकर के रूप में अभी वर्तमान में जो कोई नेता है, उनमें क्या आप कोई छवि देखते हैं, या बिहार को कुछ एक नया की जरूरत है? अरविंद जी। देखिए, अभी ऋतु जी ने जो कहा, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं वहाँ गया तो नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सी चीजें सुनी है मैंने। केवल बिहार ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार पूरा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दोनों का जो पूरा राजनीतिक तेवर और कलेवर लगभग एक ही जैसा है। अगर आप उठा के आप जैसे ही आप मतलब इधर से आप लखनऊ को क्रॉस करेंगे तो लगभग एक है, और एक ही जैसी समस्याएं भी हैं। और इन दोनों ही इलाकों का भारत का जो सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं 1857 की क्रांति, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। और ये दोनों ही इलाके ऐसे थे कि अलग राज्य बनाने के लिए दोनों इलाके ऐसे हैं जो राष्ट्रीय नजरिए से सोचते हैं। इनके अंदर प्रांतीयता का कोई उस तरह का स्तर है नहीं, जो मैं जितना घूमा हूँ, समझ पाया हूँ। इसीलिए इन जगहों पर अगर आप देख रहे होंगे तो जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनाने के जो आंदोलन भी चले ना, उसके साथ लोग जुड़े नहीं। और ये रितु जी जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन समग्र रूप में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ का वोटर जितना जागरूक है, लीडर उतने ही ज्यादा जो है। मैं आपको एक लीडर का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा यार मैं चुनाव ऐसे मौके पर हार गया जिस साल मैंने काम किया था, जिस टेन्योर में मैंने काम किया था, और जिन टेन्योर में मैंने काम ही नहीं किया और केवल लोगों को अपने भाषणों से खुश करता रहा, उनमें लगातार जीतता रहा जो है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो काम करने की जरूरत नहीं, लोगों को आप खुश रखिए वगैरह वगैरह। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन ये दोनों ही इलाकों जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये
भारत के बाकी इलाकों की तुलना में ये 100 साल पीछे रहे, क्योंकि जब आज़ादी मिली तो 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा जो परेशान जिन इलाकों को किया है, अगर आप उठा के देखेंगे तो वो गंगा के किनारों के इलाके हैं। हाँ, आज भी अगर आप उठा करके देख लीजिए एक ही कम्युनिटी को, जो मछुआरा कम्युनिटी है इतनी बड़ी, इन दोनों प्रांतों में कितनी बुरी दशा में आज भी है। आज भी जो है बता रहा हूँ, चाहे आप राजनीतिक प्रतिनिधि की बात कर लीजिए या और ऋतु जी तो वहाँ देख रही हैं, तमाम जगह देखा भी इन्होंने। तो अब क्या हुआ है कि जातियों के जो कुछ नेता नए नए पैदा हुए हैं, अब जो बड़े पार्टियां हैं इन दोनों राज्यों में, इनको छोटे छोटे ग्रुप चाहिए, ना कि बड़ी पार्टी चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसको बड़े पार्टी की जरूरत नहीं है। बड़े पार्टी मतलब उसको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, उसको बाकी उनको छोटे छोटे ग्रुप चाहिए। जैसे कोई निषाद पार्टी है, कोई और पार्टी, तो जातियों के नाम पर पूरी पार्टियां जिस तरह कमोबेश ये स्थिति जो है एकदम वैसी तो नहीं, लेकिन लगभग मिलती जुलती स्थिति। और जो आपने पहली बार कहा, देखिए इसमें कोई मैंने संदेह नहीं है कि जातीय गिरोहबंदी ने जो सारा अवेयरनेस लेवल है ना उसको किनारे किया हुआ है। वोटर जागरूक है, पढ़ा लिखा भी है, और सबसे ज्यादा पत्र पत्रिकाएं भी, अखबार भी पढ़ता है, वो देश की राजनीति को समझता है। लेकिन जो अभी आखिर में जो ऋतु जी ने कहा, अब एक जो नया लाभार्थी नामक एक नई श्रेणी पैदा हो गई है, उसमें जो थोड़ा बहुत काम काज करके और थोड़ा लोगों को जागरूक करने वाला जो तबका था, जहां लोग जिसकी बातें सुनते थे, वो तो खैर वो लोग तो नए पथ में चले गए। लेकिन अभी क्या है कि इन चीजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, और बहुत से लोग जो है ये जो इनको जो रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं अभी, अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये 5 किलो चावल हो गया, कोई और चीज हो गया, ये सब समारोह होते हैं बाकायदा, जो रूटीन की चीजें थी ना। अभी आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, कल या आज यूपी में जब स्कॉलरशिप और छाता जूता के लिए पैसा देना है, तो उसके लिए भी एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मुख्यमंत्री जी आए हैं। बात समझ रहे हैं ना। किसान सम्मान निधि की जितनी किस्त जो है वो जारी होगी, उस पर समारोह होगा जो है। कभी आपने सुना है कि एक योजना जो कि चल रही है, इतने सालों से चल रही है, अब हो गया ना 3 साल 4 साल, तो उसकी जितनी बार किस्त जारी होगी उतने बार समारोह होगा। तो ये अपने आप में प्रचार के तरीके है, ये बताने के तरीके है कि हम आपको 2000 रुपये दिए हैं, आप भूलना मत। तो ये जो चीज है ना, तो आप ये समझिए कि आपको तो ताज दे दिया है हमने। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, निश्चित तौर पर अब ये जो संभावनाएं हैं, जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर जो हावी हैं जो पॉलिटिशियन, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो अपने को बचाने के चक्कर में, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के ही चक्कर में वो लगे हुए हैं। इसलिए उनको बदलाव के बजाय वो यथास्थितिवाद चाहते हैं। ये दोनों इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो बदलाव नए लोग करेंगे, नई राजनीति से जरूर है कि हो सकता है कि कोई नया बदलाव आने की कोशिश हो, और उम्मीद है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो इलाके हैं इनमें अवेयरनेस लेवल है, माने जागरूकता का स्तर बाकी ज्यादा है। हाँ, हो सकता है कि ये जो यंगस्टर्स हैं ये बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। अगर कर देंगे तो लेकिन मेरा जी अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं एक बार अनीता जी से एक सवाल का जवाब लेता हूं। अनीता जी, अभी ऋतु जी में भी और अरविंद जी ने भी बात की है जो लाभार्थी और इस सारी चीजों को लेके। मेरा जहां तक अनुभव है कि जो एक स्कीम जो नीतीश कुमार लाए थे साइकिल वाला, तो ये साइकिल वाला लड़कियों को जो साइकिल देने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो पढ़ी लिखी लड़की थी या जो 10th 12th में अच्छी लड़की होती थी, क्लास में 60% 70% नंबर लाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई क्राइटेरिया रहा होगा। लेकिन जब हम गांव जाते थे और उस लड़कियों को साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाते हुए या ट्यूशन पढ़ते हुए जाते देखते थे, तो बड़ा आनंद आता था। ये कम से कम हमारे गांव की लड़कियां 10-20 एक टोली बना के और स्कूल जा रही है, ट्यूशन पढ़ने सुबह सुबह 5-6 बजे निकल रही है कि फला गांव में जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ने। तो लगता था कि ये सचमुच में गांव जो है बदल रहा है। और इसका रिजल्ट दिखा कि आज फ्रीक्वेंटली महिलाएं आप देखेंगी तो गांव में जो पहले घूंघट करके लोग बहुएं घरों तक सीमित होती थी, अब वो चौक चौराहों पे घूमती हुई आपको 10-20 औरतें दिखेंगी, ब्लॉक जाते हुए दिखेंगी,
बस में चढ़ के हुए जिला मुख्यालय में जाती हुई दिखेंगी। तो हम इस चेंज को उससे जोड़ते हैं कि ये एम्पावर करने में ये छोटी-छोटी चीजें बहुत काम आया है। भले ये अब उसका दूसरा जो रूप हो, अब वो इतना बिगड़ गया है कि अब बिजली फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, बहुत चीजें अभी अरविंद जी भी बता रहे थे। लेकिन मैं जो जब देखता हूँ इन चीजों को वुमेन एम्पावरमेंट करने पे, रितु जी ने काफी अच्छा काम किया है अपने इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। हमने उसकी स्टोरी भी एक बार की थी। लगभग आधे से अधिक महिलाएं किसी न किसी छोटे काम में बिजी होती थी, कुछ न कुछ काम होता था उनको। तो ये जब चेंज मेकर एक आइडिया लेके आते हैं तो अपने साथ बहुत कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बिहार में क्या सारी पॉलिटिक्स कास्ट तक ही सीमित रह गई है? आज नीतीश कुमार के बिहार में जाति गणना के अलावा कोई आइडिया नहीं है, जैसा मेरा मानना है। अनीता? बिल्कुल, बिहार को इससे ऊपर उठना होगा। और बात जो अरविंद जी कह रहे थे कि योगी जी करते हैं तो उत्सव का माहौल होता है, ये तो हमारे यहाँ जमाने से चला रहा है। किस पार्टी की किस सरकार ने रेवड़ियां बांट के उत्सव नहीं मनाए हो, चाहे वो आदि आप गलत कह रही हैं आजादी के बाद से बोले या अभी का बोले। कम से कम अभी यहाँ काम तो होता है। निर्मल भारत और स्वच्छ भारत में निर्मल भारत कागजों पे रह गया, स्वच्छ भारत से भारत स्वच्छ हो गया। तो ये फर्क तो है ना। तो अरविंद जी थोड़ा बहुत जश्न मनाने दीजिए। सारी पार्टियां करीब है तो बेचारा बीजेपी को भी इतने सालों बाद मौका मिला, उस वो भी इतने पूर्ण बहुमत के साथ, तो उनको तो उत्सव मनाने का थोड़ा अधिकार मिलता भी है, थोड़ा हक भी है। पता नहीं फिर कब चले जाए, कोई नहीं पता। तो जब तक मौका है तब तक मिल रहा है। बहुत सालों बाद उनको मौका मिला, बाकियों ने तो मौके को इतना फायदा उठाया कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति। आपको बताएं, जो आप बता रहे हैं कि महिलाएं जब सड़कों पे चली साइकिल चलाते हुए, तो मेरी तो आंखें जो है ना ऐसे फटी की फटी रह गई थी। और वो एक ऐसा दौर था। मैं इसी 2-3 चीज के लिए नीतीश कुमार को, नीतीश के फर्स्ट टेन्योर को कभी भुलाया नहीं जा सकता है कि जिस दौर से लालू के जिस दौर से बिहार गुजर रहा था, उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो जो शांति लेकर आए, महिलाओं की सुरक्षा लेकर आए और महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने बात की, वो अपने आप में एक नई इबारत बिहार में लिखता अगर वो बदस्तूर चलता रहता तब। लेकिन नीतीश कुमार 5 साल में थक गए और 5 साल उन्होंने अय्याशियों में बिता दी। बिहार जाए भाड़ में, उनके आसपास के जो लोग हैं वो खुश रहे, इसी में वो ज्यादा चिंतित रहे और लोगों को दबाना, जो उनके खिलाफ आवाज उठाए, तुष्टीकरण की राजनीति उन पे बहुत ज्यादा हावी हो गई। तो ये सारी चीजें उनमें खामियां हैं, लेकिन कुछ जो उन्होंने बदलाव किए उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है, आज भी नकारा नहीं जा सकता है। और उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की उन्होंने, चाहे डिस्प्यूट रहे या ना रहे कुछ, लेकिन सेंट्रल के उस पॉलिसीज को उन्होंने बिहार में हमेशा लागू किया, जिससे बिहार का उत्थान। ये भी उनको कि हम किसी को नीचा दिखाए, इसलिए वो डेवलपमेंट की पॉलिसीज भी हमारे राज्य में नहीं लागू हो। जो आप देख रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हम लोग जानते हैं फ्री की रेवड़ियां कम से कम बिहार में नहीं बटा, ये हम भी जानते हैं। और जब जरूरत था तो जाहिर सी बात है चावल गेहूं दिया गया, लेकिन वो टैक्स के पैसे भी हमसे वसूले गए। जिनको चावल गेहूं फ्री मिला उनको खिलाने वाले भी हम ही हैं। यहाँ आप भी जानते हैं, हम ही जानते हैं कि टैक्स हमने कितने भरे हैं। तो ये तो एक सरकार जब किसी को फायदा पहुंचाएगी तो किसी ना किसी से पैसा लेगी, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसा इसी रोटेशन से आता है और इसी रोटेशन से जनता के पास जाता है ये पैसा। लेकिन एमएसएमई का जो वो एमएसएमई का और मनरेगा को लेकर के जो नीतीश कुमार ने काम किया, एमएसएमई के जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर की पॉलिसीज थे, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ लोन एंड परसेंटेज ऑफ जो इंटरेस्ट था वो बहुत, परसेंटेज ऑफ सपोर्ट जो था बहुत ज्यादा था, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो था बहुत लो था महिलाओं के लिए, उसको पूरी तरह से लागू किया गया। लेकिन बदलाव की जो बात है कि नई नई पार्टियां, जो स्वराज पार्टी आ रही है, उसकी देखिए उसका शुरुआत तो पिछले इलेक्शन में ही हो गया था, जब लेफ्ट जो कि पूरी तरह से उजड़ चुका था बिहार से, उसके कुछ 17 सीटें आई है ना, मुझे जितना अभी तक जितना याद है, बिहार में 17 सीटें उस बेल्ट से, बेगूसराय और उस तरफ के बेल्ट से, भले कन्हैया हार गए, लेकिन उन्होंने अपने जो तंत्र थे उसको वहां पे फैलाया
उस तंत्र का सरताज बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर अगर आते हैं और बिहार उनके साथ वामपंथ की वो विचारधारा जेएनयू से बिहार तक पहुंच के, क्योंकि वामपंथ जो है बौखलाई हुई है, कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है, एक रायसीना रोड पर सिमट के रह गई है दिल्ली में, जेएनयू से भी गायब होती हुई नजर आ रही है। और अब जो रास्ते तलाशे जा रहे हैं कि बिहार जिसको कि एक मेंटेलिटी के साथ कि बिहार एक बैकवर्ड राज्य है, बिहार एक बैकवर्ड राज्य है, वहां पे वामपंथ आएगा और विकास लाएगा, वहां पे समानता लाएगा, एक सेकुलरिज्म लाएगा और फलाना ढिमका लाएगा, उसके रास्ते जो आने की कोशिश हो रही है, ये एक डेंजरस मोमेंट है। आप समझ लीजिए कि बिहार में अगर बिहार की जनता सचेत नहीं होती है और इस तरह की हरकतें होती हैं, तो बिहार के बॉर्डर स्टेट नेपाल के रास्ते चीन जो है, ये इंटरनेशनल एक साजिश होती है। आप इसको मान के चलिए, जो लोग नहीं मानते हैं और वो 15 लाख पे अटके रहते हैं, 15 लाख को गए हुए जमाना बीत गया। अभी एक सवाल हमारा सेल्फ अवलोकन भी करना चाहिए कि आखिर हम कहाँ फेल कर गए। अनिता सुनो, अनिता जनता ने नकार दिया। आप माफी चाहूंगा, अभी टाइम हमारे पास इस बार आपके आज की चर्चा के लिए इतना। मैं एक बार रितु जी से ये जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अब हमारे पास जो है 1 घंटे का लगभग वक्त हो गया है और हम लोग बैठे हुए थे अपने मेहमानों के साथ में। रितु जी, चलते चलते मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि बिहार की संभावनाएं जो है वो असीमित है, बहुत संभावनाएं हैं बिहार में, और बिहार में कुछ नया करने का एक जिज्ञासा भी है, जोश भी है। तो ये ऊर्जावान बिहार में जब आप काम करने के फील्ड में जाते हैं, मैं आपको इसलिए बार बार आपको अपना एक रोल मॉडल के रूप में जब देखता हूं या लोगों को बताता हूं, तो इसके पीछे कारण ये है, हम हो या अरविंद जी हो, अनीता जी हो, जो भी जर्नलिस्ट हैं, जितना ग्राउंड कनेक्ट आप है, आप जितना ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उतना हम लोग नहीं है जुड़े हुए। हम लोग ओकेजनली जाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप रोज मिलते हैं लोगों से, 100, 50, 200, 500 लोगों से आप हमेशा आपकी मुलाकात होती है। क्या बिहार में सचमुच में आइडिया की कमी है? जो लोग अपने अपने नैरेटिव्स बना के बिहार को अपने अपने खांचे में फिट करना चाहते हैं, रितु जायसवाल जैसे लोग जो एक आइडिया के साथ में ग्राम स्वराज को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो ग्राम स्वराज के अभियान को लेके आपकी लीडरशिप तेजस्वी जो है, वो क्यों रोल मॉडल बन के क्यों नहीं सामने में आ रहे हैं? क्यों ट्वीट पे सिर्फ नीतीश कुमार इस्तीफा दो और नीतीश कुमार का विरोध के अलावा उनके ट्वीट में कुछ नहीं होता है? रितु जी, मैं पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि आज आपकी भूमिका अब आरजेडी में इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं वो एक लीडरशिप को लेकर के कर रहे हैं कि क्यों नहीं बिहार में अब तक वो लीडरशिप उभर के आई जिसको कि लोग एक विकास के तौर पर देखें। क्योंकि राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट से ही तो कनेक्टेड है ना। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए कर रहे हैं, रोजगार पाने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कर रहे हैं। तो हमें किसी को प्रूफ नहीं कर रहा है और ना ही हम यहाँ पर अपने आप को एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका के तौर पर देख रहे हैं कि हम ये जवाब दें कि हाँ, स्वच्छ भारत के लिए वो बैनर लगाए, जस्ट मना लेने दीजिए, और हकीकत में घरों में शौचालय बने ही नहीं, 5% बने और 95% पैसे भुना लिए गए। मुझे ये भी नहीं कहना कि जमीनी हकीकत स्वच्छ भारत की क्या है, मुझे नहीं कहना, जबकि मैं गांव में रह रही हूँ। मुझे यहाँ पर तर्क वितर्क और उस पर नहीं जाना है। बात पूरा का पूरा टॉपिक ही दूसरा है। 1967 से लेकर 1990 तक 25 से 26 मुख्यमंत्री साल दर साल बदल गए और 1990 के बाद एक अस्थायित्व आता है। वो सामाजिक परिवर्तन का दौर होता है, जहां पर बात होती है, जहां कहाँ निकला पूरा साल, हर साल एक मुख्यमंत्री मिल रहा है। जहां अस्थायित्व ही नहीं है वहां लीडरशिप की बात क्या होगी? जहां अस्थायित्व ही नहीं है वहां विकास की बात क्या होगी? जहां अस्थायित्व ही नहीं है वहां पर हम किस विजन की बात करेंगे? तो एक जहां से कहते हैं कि राजनीतिक, अगर बिहार की कुछ भी बात कर ले आप, तमाम गालियां निकाल दे, आप कुछ भी करें, एक सामाजिक परिवर्तन का जो दौर था वो 1990 के बाद शुरू हुआ। उसके पहले का जो दौर था वो हर साल एक नए मुख्यमंत्री का दौर था। उसके बाद जो दौर था वो एक अस्थायित्व का दौर था, जहां एक मुख्यमंत्री आता। उस वक्त का जो मांग था, एक सामाजिक विचारधारा की बात थी कि एक दलित भी अगर थाने जाए एफआईआर कराने के लिए, तो थाना दर्ज हो, वो केस दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, उनको चप्पल उतार करके बड़े घरों के सामने से नहीं जाना पड़े। हमें उस चीज को, मैं कहीं भी अभी फिर उस जाति में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर बात हुई है तो फिर हमें
दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी वाली बात, उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। वो दौर एक सामाजिक परिवर्तन का दौर था जो जितने साल तक चला उसमें हम कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्ग दिया या नहीं दिया गरीब को मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने स्वर देने का काम किया। और आज वो आवाज है जहां पे कोई कहता है कि हाँ हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं या हम खड़े हो सकते हैं या थाने में जाकर के हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, तुम करोगे कैसे नहीं, ये स्वर देने का तो काम किया। उसके बाद फिर जनता परिवर्तन का दौर आया, दोबारा परिवर्तन की बात हुई, ठीक है, तब शायद इतने टैक्स नहीं लगाए जाते थे, इतने टैक्स के मार पर जनता को नहीं डाला गया, बहुत कैलकुलेटिव वे में टैक्सेस लिए जाते थे, तो इतना पैसा नहीं होता था कि नेशनल हाईवे बने और ये बने। आप देखेंगे कि एकदम से टैक्स जो है वो बढ़ाया गया 2016 के बाद से, और जो मतलब अभी इन 15 सालों में जो स्थिति बनी वो ये था कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई कर दिए गए, जिसकी वजह से ठीक है टैक्सेस आए तो जनता के पैसे से सड़कें बनी, बिजली आई, लेकिन क्या इन बातों को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि कमर्शियल मीटर कितने लगा, इंडस्ट्रीज कितनी आई, फैक्ट्रीज कितनी आई। और आप जिस बात को कर रही है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, तो मैं नहीं कह रही हूँ, एक न्यूट्रल एजेंसी की बात करें, अगर हम बात करते हैं वो क्या है जिसमें कि नीति आयोग नहीं, जिसमें क्राइम रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो उसके एक न्यूट्रल एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो एनसीआरबी की अगर हम डाटा की बात करें तो हम नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो पहले, ठीक है, पहले जो 2005 से पहले और अब में जो क्राइम है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, चाहे वो लड़की के साथ रेप की घटना हो, अपराध हो, दुकान लूटने की बात हो। तो जब एक रिपोर्ट ये कह रही है, अगर हम तुलनात्मक हर बात हम बात को ले जाते हैं जंगल राज में, हम जंगल राज की बात ही आज कर लेते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जश्न मना लेते हैं, थोड़ी सी दिक्कत क्या है, हमने तो इतने शौचालय बनवा दिए जो कि हकीकत में बने नहीं, तो खैर, तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आपकी एक न्यूट्रल एजेंसी ये कह रही है कि क्राइम पहले से 3 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो मर्डर हो, लूटपाट हो, बलात्कार की घटना, और वो भी तब जब झारखंड साथ में था और झारखंड अलग हो गया। जब साथ में था तो 3 गुना क्राइम कम था, और जब अलग हो गया तो आपका 3 गुना क्राइम ज्यादा बढ़ा हुआ है। हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम कमर्शियल मीटर की बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज कहाँ है, कितने हमारी दुकानें खुली, कितनी हमारी फैक्ट्रीज लगी, तब तो हम कहेंगे कि क्या है। एक जिद पे अड़े रहने से सिर्फ नहीं होता है, बहुत सारी जिसने आर्थिक रूप से बिहार को तोड़ा है, इन 16 साल की सरकार ने, ये बात मानना पड़ेगा। ये 16 साल की, अगर हम सिर्फ बिहार की बात करें, हम नहीं जा रहे केंद्र पे, तो क्या आर्थिक रूप से कितना बढ़ा, कितने सशक्त हुए हम। आप किसी चीज को जिद बना लेते, मैं किसी चीज को फेवर नहीं कर सकती हूँ कि भाई शराबबंदी है तो शराबबंदी को आप शराब, मैं एकदम फेवर हूँ, शराबबंदी है तो बंदी होनी चाहिए, लेकिन बंदी के नाम पर आप एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में रन कर रहे हैं, जो कि वो पैसा कहीं और जा रहा है। आखिर क्या ऐसा, आखिर बार बार क्यों ऐसा होता है कि किसी भी चीज को आपको बार बार फिर उन चीजों को वापस लेना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। 2 संशोधन शराब लागू होने के बाद अब तक 2 संशोधन उसमें किए गए, क्यों जरूरत पड़ी आपको संशोधन करने की, और उस संशोधन का परिणाम क्या निकला है ना, वो गांव में रहने वाले मुखिया से आपने सही सवाल पूछा, उस संशोधन का कितना बुरा असर और पड़ेगा उसका भी मैं जवाब दूंगी। लेकिन हमारा आज का मसला ही ये नहीं है, हमारा मसला आज एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का है, एक चेंज मेकर का है, जो समाज के तमाम जातिगत समीकरण को, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की इस तरह की चीजों को खत्म करते हुए जो डेवलपमेंट की बात करे, जिसके मन में क्लियर विजन हो कि स्कूल शिक्षा के लिए हमें चाहिए, रोजगार हमें चाहिए, जो भी क्राइम नहीं चाहिए, क्राइम फ्री होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, इस सोसाइटी की हमें बात करनी पड़ेगी। और जिसके पास बिल्कुल क्लियर विजन है उनके साथ लोगों को आना पड़ेगा, पार्टी से हट करके, पॉलिटिक्स से हट करके, जाति धर्म से हट करके, एक बिल्कुल क्लियर विजन लेकर के अगर कोई आके काम करता है, चाहे उसने एक पंचायत में प्रूफ किया हो, मैं ये नहीं कहती अकेले मैं हूँ, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने काम किया है, और शायद मैं नहीं कहती मेरे आने से क्या परिवर्तन हुआ, लेकिन एक गिनती में जाते जाते जरूर करवा के जाऊंगी कि आखिर क्या वजह थी कि रितु जायसवाल जब 2016 में आती है और जब दोबारा पंचायत चुनाव होता है 2021 में, तो आप मानेंगे कि उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, उन्होंने चुनाव के फॉर्म भरे त्रिस्तरीय पंचायती राज में, और 25, 26, 27 साल के यंग लड़के और लड़कियां जो MBA बैकग्राउंड से है,
कहीं पर अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, MBA है, इंजीनियर है, वैसे लोग जीत करके आए। आज चाहे वो जिला पार्षद हो, समिति हो, मुखिया हो, ऐसे लोग चुनाव में, बहुत ये एक अच्छा। बड़ा परिवर्तन का संकेत है, बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत है कि आखिर इन 5 सालों में ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसे नहीं, एक आदमी एक रास्ता ऋतु जी, ढूंढता है, रास्ता दिखाता है। ऋतु मैं आपको इसी के लिए तो बता रहा था, अरविंद जी भी जो चर्चा कर रहे थे, आपने एक मॉडल दिया तो एक रास्ता दिखाया, तो इतने लोग आज सामने में आए हैं ना। अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के गांव में मैंने देखा है लोगों को, काफी अच्छे पढ़े लिखे MBA बैकग्राउंड के लिए अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आउट बच्चे सब जो हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वो एक ट्रांसफॉर्मिंग बिहार का उनका अपना संकल्प है और वो कर रहे हैं जैसे आपने किया था। लेकिन मैं अरविंद जी से, लास्ट में आपने बहुत शानदार बात सब कही है और आपने बहुत कमाल की बात सब कही है, मैं अरविंद जी से समाप्त करा लेता हूं कि अरविंद जी, ऋतु ने काफी बढ़िया बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सामाजिक परिवर्तन का दौर था जिस दौर को लालू जी ने लाया। मानता हूं मैं उसकी बात को। उन्होंने कहा कि वो स्वर्ग तो नहीं दिए लेकिन उन्होंने स्वर दिया है। यह भी मैं मानता हूं कि लालू जी ने बिल्कुल स्वर दिया है, काफी उस दबे कुचले तबके के लोगों को एक बढ़िया, उनको भी स्वाभिमान से जीने का उसने एक ये दिया है, मैं मानता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा पलायन जो है वो वहीं से शुरू हुआ है जो आज तक जारी है। हम भी उस पलायन के शिकार हैं, अनिता भी उस पलायन के शिकार हैं, बिहार के ऑलमोस्ट 80-90% लोग उस पलायन के शिकार हैं। अरविंद जी, मेरा यही है कि आज जो अनिता एक अभी ऋतु जी कह रही थी, 2 पीढ़ी पलायन की थी, 2 पीढ़ी। हाँ, क्राइम कम था तो 2 पीढ़ी पलायन की थी, ज्यादा होता तो पता नहीं बिहार साफ हो जाता। अनिता, मैं एक बार इसे अभी समाप्त करा लेता हूं अपनी बात को, अभी 10 बजे बज गया, आपने बहुत सही बात कही थी। लेकिन मैं अरविंद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 4 साल के देश की नागरिकता छोड़ दी, 8 लाख लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। NRI थे, जब बात हुई कि एक सिटीजनशिप रखना होगा तो उन्होंने कहा कि मैं भारत को हाथ जोड़ता हूं, मैं भारत नहीं जाऊंगा। उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, 8 लाख लोगों ने 1 साल के अंदर। बधाई। और ऋतु जी, आप उस दौर को यहाँ से कंपेयर कर रही हैं, वो विकास के लिए गए, हम भय के लिए आए थे। बधाई आपको और आपकी सोच को, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया और उनको नकारना चाहिए आपकी सोच को। आप रोल मॉडल तो बनी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरह। अनिता जी, मैं एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ। मैं आप हाँ, मैं बस अनिता जी, ऋतु जी, हमको ये समझना पड़ेगा जो लोग गए हैं, इंडियन डायस्पोरा की अभी हालत ये है जो इसी दौर में हुआ है। ऋतु जी, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि पूरे देश का जो एक जियो पॉलिटिक्स है उसको इंडियन डायस्पोरा ने चेंज किया है। ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं लेकिन अपने मूल सवाल पे आता हूं कि अरविंद जी, सीधे सीधे ये सवाल कि ये परिवर्तन जब आया उसके बाद वो परिवर्तन पॉकेट में पैसा आने के बीच में क्यों चूक गया? क्या उसके बाद एडिएशन नहीं हो पाया, या वो पॉलिटिक्स पूरी स्टिक उसी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय पे ही टिक गई, जिसके कारण बिहार पिछड़ता गया और 30 साल में बिहार के पास में डेवलपमेंट का कोई एक मूल आइडिया जो बिहारी आइडिया होना चाहिए वो नहीं आया? देखिए, अभी जब ऋतु जी कह रही थी जो 90s के उस दौर में, तो उस दौर में आप उत्तर प्रदेश बिहार दोनों को अगर आप करें, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाले प्रांत होने के नाते इनकी कई समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। तो यहाँ जो है राज्यों के पास संसाधनों की बहुत कमी थी, और 2000 के बाद का अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी महत्वपूर्ण केंद्रीय योजनाएं जो आई हैं, जिन्होंने जिले जिले में असर किया है, कहीं कम से कम ठीक है, वो मनरेगा से लेकर के और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तक आप ले लें, तो इनमें काफी संसाधन राज्यों को मिले हैं। जो है अगर आप देखें, उसके पहले अगर आप सड़कों की हालत देखें, जिसको लेकर के यहाँ भी कि आप जैसे वैशाली को क्रॉस करें कहते थे यूपी शुरू हो गया, तो मजाक हंसी तो यही से शुरू होती थी। तो ये जो चीज है, देखिए ये बात सही है, दोनों विशाल प्रांत होने के नाते अभी भी बहुत ज्यादा मूलभूत नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि भाई आपने एक एक्सप्रेस वे बना दिया है, लेकिन जरा आप एक्सप्रेस वे जाइए ना लखनऊ तक, तो समझ में आ जाएगा कितना, जितना पैसा आप देते हैं उतने में सेकेंड AC में आदमी जाता है, जो ठीक है ना। एक्सप्रेस वे पर जितने टोल हुए हैं, टोल वगैरह जो बढ़ी रहे हैं, तो ये जो तरक्की है ना, इसको आपको क्या लग रहा है कि गरीब आदमी जो है
उसके साइड में, बल्कि मैंने पहले देखा कि अखिलेश का एक अपना एक विजन था साइड में, जो आप देखेंगे इसके जो लखनऊ दिल्ली एक्सप्रेसवे में साइड में जो सर्विस लेन है ना, वो जाती है मंडियों को कनेक्ट करती है, उसने किया है, ठीक है। तो मैं खैर इस बात में नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस समय जो पूरी की पूरी राजनीति ये चल रही है, वो ये नहीं चल रही कि बिहार का और उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, बल्कि ये चल रही है कि जो आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम कितनी सीटें जीत के आएंगे, 24 में हम कितना आएंगे, ये असल में केंद्रित है। और उसके लिए घर में अगर आटा भिजवाना है तो भी भिजवाया जाएगा। उसके लिए जो अभी अनिता जी जिस बात को लेकर के मैं आपको बताऊं मैडम, मैं 35 साल से यूपी की और बिहार की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, 35 साल हो गए मुझे देखते, और इस बीच में योगी जी समेत कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है। लालू जी के साथ तो मैं रेलवे मिनिस्ट्री में एडवाइजर रहा हूँ 3 साल तक, तो मैं इन सब लोगों को पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और बहुत सलीके से जानता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो, लेकिन मैं नजदीकी तौर पर आज आप ये देख लीजिए उठा करके, तो विजन किसके पास, विजन मैं देख रहा हूँ इतने इस पूरे दौर में हमारे राज्य में अगर किसी के पास एक विजन था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के मुख्यमंत्री काल में था, लेकिन वो गए किसमें, आप देखिए उनके अपने ही भाई मार दिए गए उस समय डाकुओं के आतंक के नाते। इसके बाद दूसरा, अगर आप कितनी भी बात कर लें तो मुलायम सिंह के पास एक नजरिया था और उसके तुरंत बाद कल्याण सिंह के पास, लेकिन कल्याण सिंह की क्या दुर्गति हुई ये सबने देखा। वो कल्याण सिंह ही थे जो 91 में जब आए हैं तो लॉ ऑर्डर की स्थिति दोबारा बेहतर होना शुरू हुई है। तो ये नहीं है ये लेकिन मैं कहता हूं कि ये आप इतने बड़े राज्य में जो कि दुनिया का 5वां 7वां देश जो है, उस जगह पर आप टुकड़े टुकड़े में ये अगर आप करेंगे तो इससे कोई काम नहीं बनेगा। मूल समस्या क्या है दोनों प्रांतों की, वो है कि खेती को कैसे सुधारा जाए, क्योंकि बिहार में तो फिर भी अभी कुछ जगहों में लोगों के पास ज्यादा जमीन है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम खेती बाड़ी की स्थिति है कि 2.5 करोड़ लोग पूरे देश भर में, अगर 11 करोड़ लोग जो है पीएम किसान से ले रहे हैं तो उसमें से 2.5 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि से ले रहे हैं, और वो जो 2.5 करोड़ है उनकी जरा आप देखिए कि कितनी बड़ी खेती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अगर ग्रामीण इलाकों के उद्धार के लिए कोई एक ठोस नीति नहीं बनाई जाती तो ये दोनों प्रांत, जो आप पलायन की बात कर रहे थे, पलायन तो लोग तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे और किन किन जगहों पर पहुंचेंगे। पहले तो पलायन सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में होता था जब सूखा पड़ता था, सूखा जब नहीं पड़ता था तो पलायन नहीं होता था जो है, लेकिन ये पलायन हो रहा है। और अब तो एजुकेटेड लोग तो पलायन करेंगे, वो तो उनको अच्छे उसके लिए, देखिए पलायन 2 तरह का हो रहा है, एक तो हो रहा है आजीविका के लिए और एक हो रहा है अच्छे उसके लिए, अगर मुझे लखनऊ में बढ़िया कोई काम मिल जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है मैं यहाँ आकर के दिल्ली में बैठूंगा। तो ये जो चीज है ना बेहतरी का, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अभी केवल और केवल चुनाव के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जा रहा है उससे परे हट करके जरा जिलावार अध्ययन तो करिए कि आप वहाँ एक्चुअली समस्या है क्या। आप तो दिल्ली और लखनऊ से तय करके भेज दे रहे हैं ना यहाँ कि नहीं वहाँ एक पुल बना दो साहब, वो तो ठीक है, उसी के 1 किलोमीटर पे पुल है, लेकिन हाँ है, आप बना दो। तो ये इसके लिए तो लोकल लेवल पर जो जिसको आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय जो है जो लोगों की राय मशवरे के साथ जो है जरा केंद्रीय योजनाएं भी और राज्य की जो लखनऊ की योजनाएं हैं और पटना की जो योजनाएं वो चलेंगी, तो मुझे लगता है उसके लिए अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बनाओ, आप पूरे राज्य का एक बार अध्ययन करके देख चलो कि आपको किस इलाके में ज्यादा चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये मेरा सुझाव ये है। बहुत बढ़िया अरविंद जी, मैं अभी हमारे पास भी है, आज के लिए तो समय इतना ही है, हम लोग को ज्यादा ही समय लोगों का ले लिया है। अनीता जी काफी देर से जुड़ गई, रितु जी और हमारे साथ अभियानंद जी भी थे। बहुत अच्छी चर्चा अभियानंद जी भी ने शुरू की थी बिहार को लेके, और मैं उन्हीं के बाद से आज का इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं कि उन्होंने अपने अनुभव से बताया, अपने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव बिहार में जो 30-35 साल का रहा है, तो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बस एक ही लाइन में बताया था कि बिहार में प्रजातंत्र सिर्फ चुनाव तक दिखता है, उसके बाद बिहार में सिर्फ राजनीति ही दिखती है। तो हमें रितु जायसवाल को हम बार बार जब याद करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं रितु जी का, तो हमें ये बात मानना चाहिए कि बिहार का अल्टीमेट जो उसकी मूल समस्या का निदान है वो ग्राम स्वराज से है, और रितु जायसवाल जैसे मुखिया
अपने साहस, अपने उस रिसोर्सेज से एक पंचायत को एक ग्राम स्वराज ला सकती है, उसको मेन स्ट्रीम में पहुंचा सकती है। आज उनके देखे देखे बिहार में हजारों ऐसे नौजवान जो है वहां काम कर रहे हैं। तो बिहार में एक अदर चेंज मेकर की जरूरत है। आप बिहार को ये मत कहिए कि बिहार राजनीति से बहुत परिपक्व है। बिहार राजनीति के रूप में बहुत नादान है, जो वो छोटे छोटे इशू को लेके बटा हुआ है, वो छोटे छोटे ग्रुप में अपने को एग्जिस्टेंस का सवाल से जोड़ता है और बिहार को एज ए बिहार, कंप्लीट बिहार को भूल जाता है। तो हम अपने सारे लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं और अपने मेहमानों से हम एक अभिवादन करेंगे और उनसे नमस्कार करेंगे, लेकिन साथ साथ कहेंगे कि एक बिहार के बारे में एक बार चेंज मेकर की भूमिका में आइए। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई ऋतु जायसवाल की जरूरत है जो बिहार में अपनी अपनी भूमिका को बनाते हुए बिहार को बना सकते हैं। नमस्कार, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नई चर्चा के साथ में बिहार की इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू रितु जी, अनिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।